नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अगर मैं कहूंगा दोस्तों कि 50% डीएडीआर सरकार चाहे तो मर्ज कर सकती है। कई सारे व्यूअर्स कहेंगे कि ये बीजेपी की सरकार है, ये मर्ज नहीं करेगी। लेकिन पिछली बार भी बीजेपी की सरकार ने ही 50% डीएडीआर को मर्ज किया था। जी हां, आगे बकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखा करके प्रूफ के साथ आपको समझाऊंगा दोस्तों कि आखिर पे कमीशन के रिकमेंडेशन क्या थे जिसके बेस पर डीएडीआर मर्ज हुए थे, और साथ हुए पे कमीशन में किस तरीके से डीएडीआर मर्ज को लेकर के रिकमेंडेशन है, उस चीज को हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर माननीय कोर्ट चाहे तो सरकार को झुका सकती है। जिस तरीके से हमारा इक्वल एमएसपी का केस माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, अगर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में वो केस अगर संजीदगी से लिया गया होता, अगर जो बातें कही गई, जिन पॉइंट्स के बेस पर केस को खारिज किया है, उन पॉइंट्स को ही अगर पॉजिटिव तरीके से देखा गया होता तो माननीय कोर्ट सरकार के ऊपर दबाव बना सकती थी। माननीय कोर्ट सरकार को यह आदेश दे सकती थी कि इक्वल एमएसपी को लेकर के सरकार कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकाले, लेकिन माननीय कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। आज माननीय कोर्ट का ही एक जजमेंट दिखाऊंगा जिसमें माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली और साथ ही साथ माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नजीर पेश कर देने वाला ऐतिहासिक फैसला लिया, जिससे सरकार को बैकफुट में आना पड़ा और सरकार को कोर्ट से माफी मांगते हुए कहना पड़ा कि हमें माफ कर दो, हम पेंशन बढ़ोतरी लागू करेंगे, हम एरियर रिलीज करेंगे। जी हां दोस्तों, ऐतिहासिक फैसला है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं दो विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले वाह क्या बात है, अगर माननीय कोर्ट चाहे तो कैसे सरकार को झुका सकती है। जब एएफटी ने आर्मी चीफ और रक्षा सचिव को आड़े हाथों लिया, कोर्ट में प्रेजेंट होने का समन भेजा, तो अटॉर्नी जनरल को आना पड़ा बीच बचाव के लिए। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को आना पड़ा, आकर के कहना पड़ा, कोर्ट को एश्योरेंस देना पड़ा कि हम भुगतान कर देंगे। जो पेशी होने का आपने आदेश दिया है उस पे आप छूट दे दें। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। एक सिपाही डीएससी के राजेंद्र सिंह जी, जिनको डिसेबिलिटी एलिमेंट देने के लिए माननीय कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उसके बाद उस फैसले को लागू नहीं किया गया, अमल नहीं किया गया, तो एग्जीक्यूशन को लेकर के कोर्ट केस फाइल हुआ, उसका भी फैसला आया, लेकिन फिर भी जब सरकार ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो माननीय कोर्ट ने एक ऐसा सख्त आदेश दिया, जिस आदेश के बेस पर बाद में सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी गुहार लगाया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार के खिलाफ ही इस तरीके से टिप्पणी कर दी, इस तरीके से जो है जजमेंट सुना दिया, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब सामने आए और कहा कि माफ कर दो। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पेशी होने का आदेश दिया गया है, जो रक्षा सचिव को पेशी होने का आदेश दिया गया है, उसमें माफी दे दो, हम भुगतान कर देंगे। जी हां, यानी कि माननीय कोर्ट चाहे तो किस तरीके से भुगतान भी करवा सकती है और सरकार को झुका भी सकते हैं, वो साफ साफ इन आदेशों से दिखाई देता है दोस्तों। चलिए मैं माननीय कोर्ट के आदेश दिखा के आपको समझाता हूं दोस्तों। माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का ये 7 अक्टूबर 2024 का फैसला है, जिस फैसले को हम एक ऐतिहासिक फैसला मान सकते हैं। ये जजमेंट, ये आदेश एक ऐतिहासिक आदेश है। ये सिपाही राजेंद्र सिंह जी के केस में माननीय एएफटी ने सुनाया था, और इस आदेश में माननीय एएफटी ने कड़े लहजे में अगली सुनवाई में रक्षा सचिव के साथ साथ सेना प्रमुख को भी कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे। जी हां दोस्तों, जब बार बार आदेश दिए जाने के बावजूद भी जब पेंशनर का डिसेबिलिटी एलिमेंट को इंप्लीमेंट करके उनको भुगतान नहीं किया गया, तब जाकर के माननीय कोर्ट ने यह आदेश निकाला था। इस आदेश को अगर आप देखेंगे तो सारी बातें पहले तो डिस्क्राइब की गई हैं, उसके बाद माननीय कोर्ट ने जो अंतिम लाइन में जो अपना आदेश सुनाया था उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से माननीय कोर्ट चाहे तो सरकार से अपने आदेशों को मनवा सकते हैं। आप 5 नंबर पैराग्राफ में अगर देखेंगे तो बहुत ही सख्त लहजे में माननीय कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए अगली सुनवाई में रक्षा सचिव और सेना प्रमुख को हाजिर होने के आदेश दिए थे। देखिए दोस्तों, कितनी सख्त लहजे में माननीय कोर्ट ने टिप्पणी की है। A copy of this order passed today be sent by the Joint Registrar to the Defense Secretary and the Chief of Army Staff
A personal staff from this court should go and deliver these orders at their office। यानी कि माननीय कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हमारे कोर्ट से ही कोई स्टाफ जाएगा और पर्सनली इस आदेश को डिलीवर करके हैंड ओवर करके आएगा। We are constrained to take the coercive action to bring this to the notice of the highest officer with regard to execution proceedings pending in this tribunal and the regions which compelled this tribunal to pass such an order of appearance of the highest authority। दोस्तों देखिए, जो ये coercive शब्द होता है, coercive शब्द होता है, इसका अर्थ होता है बलपूर्वक। यानी कि माननीय कोर्ट ने कहा है कि हम मजबूर हो गए हैं कि बलपूर्वक इस तरीके का हम आदेश दें कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, यानी कि जो डिफेंस सेक्रेटरी और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको पर्सनली हाजिर होने के लिए, अगली सुनवाई में पर्सनली हाजिर होने के लिए हमें आदेश देना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को सामने आने पड़ा और माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में इसी केस के ऊपर जो सुनवाई हो रही है, उस केस में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ है, सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या कहा है, उसको समझते हैं। ये देखिए, इसी केस को इंप्लीमेंट करना ना पड़े, इस जजमेंट को, उसको लेकर के सरकार चली गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में। देखिए, ये जो यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट, जो पिटिशनर है, आप देखिए यूनियन ऑफ इंडिया है, भारत सरकार यहाँ पर पिटिशनर है, यानी कि पेंशनर का जो केस है, इसको भारत सरकार ने चैलेंज किया था दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसमें जो रेस्पोंडेंट है वो है डीएससी के सिपाही राजेंद्र सिंह जी। अब यहाँ पर जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई के बाद माननीय कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। जी हाँ, माननीय कोर्ट ने एएफटी के जजमेंट को रद्द करने से मना कर दिया, यानी कि सरकार की जो अपील है उसको खारिज करते हुए माननीय कोर्ट ने कहा है कि आपको जो एएफटी न्यू दिल्ली ने जो फैसला लिया है उसको मानना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसको मनवाने के साथ साथ जो माननीय कोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब ने जो एक्सेप्टेंस दिया है वो बहुत बड़ी बात है। अटॉर्नी जनरल साहब ने माफी मांगते हुए कहा है कि हम जो अपीयरेंस के लिए जो आदेश दिया गया है 7 अक्टूबर को, उसको रद्द कराने की जो है हम अपील करते हैं। तो माननीय कोर्ट ने उस बात पर क्या जो है अपनी टिप्पणी दी है, ये देखिए यहाँ पर माननीय कोर्ट ने क्या कहा है। सबसे पहले तो जो अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या कहा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सबमिशन द लर्न्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज एश्योर्ड दिस कोर्ट that he is personally looking into each of the petitions concerning the issue arising in the present petition, and wherever relief is due to the respondents, he would be advising the concerned authority that without awaiting the outcome of this petition their relief be released to such respondents। यानी कि केवल एक ही केस की बात नहीं हो रही है, यहाँ राजेंद्र सिंह जी को तो भुगतान करने का अटॉर्नी जनरल साहब ने एश्योरेंस दे ही दिया कि चाहे कोर्ट में केस चल रहा हो, चाहे कहीं रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया हो, लेकिन फिर भी भुगतान करने के लिए हम सरकार को गाइड करेंगे, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है। और ये वादा करने के बाद, ये एश्योरेंस देने के बाद माननीय कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए, इन व्यू ऑफ सच एश्योरेंस द डायरेक्शंस कंटेन्ड इन द इम्पास्ड ऑर्डर डेटेड 7 अक्टूबर 2024, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, माननीय एएफटी न्यू दिल्ली का जो आदेश passed by the learned armed forces tribunal principal bench new delhi directing the personal presence of the defense secretary and chief of the army staff shall remain stayed till the next date of hearing। देखिए, माननीय एएफटी ने जब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी को जब अपने पास तलब कर लिया, अपने पास जब बुला लिया, तो हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब को गुहार लगाना पड़ा। और माननीय हाई कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो अगली सुनवाई है, उस सुनवाई तक के लिए उनका जो पर्सनल अपीयरेंस, यानी कि पर्सनली जाने के लिए जो माननीय एएफटी ने आदेश दिया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी साहब को, वो हम उस तब तक के लिए माफी देते हैं, तब तक के लिए इसको हम स्टे करते हैं कि उनको पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल साहब है उन्होंने ये कहा है कि जो भुगतान है वो भुगतान हो जाएगा। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों, माननीय कोर्ट चाहे तो किस तरीके से न्याय दे सकती है। इसी तरीके से अगर माननीय कोर्ट हमारा इक्वल एमएसपी के केस को भी ज्यादा कुछ ना सही तो कम से कम सरकार को इतना तो बता ही सकती थी कि सरकार इसके ऊपर विचार करे, सरकार इक्वल एमएसपी को लागू करने के प्रावधान ढूंढे, कम से कम इतना आदेश तो दिया जा सकता था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। डीएडीआर मर्ज को लेकर के एक महत्वपूर्ण आपको समझाने जा रहा हूं डाटा। जो डाटा है 2004 में जब हमारा डीएडीआर मर्ज हुआ था, उस समय में सरकार थी एनडीए की। जी हां, बीजेपी की ही सरकार थी उस समय में, और उस समय में
मार्च 2004 में आदेश निकाला गया था कि 50% डीएडीआर को मर्ज किया जाएगा। जी हां, आगे आदेश दिखाऊंगा। पिछली बार कब मर्ज किया गया था डीए 50% और आदेश कब निकाले गए थे? जी हां दोस्तों, जब डीएडीआर जनवरी 2004 में 61% पहुंचा था, 61%, उस समय में मार्च 2004 को आदेश निकाला गया था कि उसको मर्ज किया जाए, और जब मर्ज हुआ तो उसके बाद डीएडीआर बन गया था 11%। 50% को डियरनेस पे के तौर पर बेसिक में मर्ज किया गया और बचा हुआ जो डीएडीआर था 11% उसको भुगतान कंटिन्यू रखा गया था। ये सामने जो आदेश आप देख पा रहे हैं, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का आदेश है 1 मार्च 2004 का, और यही वो आदेश है जिसमें डीएडीआर 50% को मर्ज कराया गया था। जी हां दोस्तों, और इस आदेश में आप अगर देखेंगे तो पे कमीशन का रिकमेंडेशन का हवाला दे करके इसको मर्ज करने का आदेश निकाला गया था दोस्तों। और आगे मैं आपको अभी पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन है, यानी कि 2004 में जब मर्ज हुआ था तो उस समय में पे कमीशन था 5वां पे कमीशन, क्योंकि छठा तो बना नहीं था, इसलिए 5वें पे कमीशन में ऐसा क्या रिकमेंडेशन था जिसके बेस पर 2004 में एनडीए की गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने 50% डीएडीआर को मर्ज किया गया था। उसको हमें समझना पड़ेगा कि रिकमेंडेशन में इस तरीके से क्या लिखा गया था जिससे डीएडीआर मर्ज हो गया था। चलिए मैं रिकमेंडेशन का वो पैराग्राफ आपको समझाना चाहूंगा, उसको देखते हैं। दोस्तों 5वें पे कमीशन में किस तरीके का रिकमेंडेशन था जिस वजह से 2004 में हमारा डीएडीआर 50% मर्ज हो गया था, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये था वो रिकमेंडेशन जिसमें पे कमीशन ने कहा था, इन व्यू ऑफ द अबव वी रिकमेंड दैट डीए शुड बी कन्वर्टेड इनटू डियरनेस पे, यानी कि डियरनेस पे जो कि बेसिक पे का हिस्सा, each time the CPI increased by 50% over the base index used by the last pay commission. Such DA should be termed as dearness pay and be counted for all purposes including retirement benefits. यानी कि 50% को मर्ज करके डियरनेस पे बनाया जाए, यानी कि बेसिक पे में मर्ज किया जाए, जिसको आगे हर चीज के लिए काउंट किया जाए, चाहे पेंशनरी बेनिफिट हो। तो आप सबने देखा दोस्तों कि 5वें पे कमीशन में क्लियर रिकमेंडेशन थे, जिस रिकमेंडेशन के बेस पर सरकार ने 2004 में डीएडीआर को मर्ज कर दिया था। अब यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा छठे पे कमीशन के बारे में। छठा पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन के बीच में, यानी कि 2006 से लेके 2015 के बीच में भी डीएडीआर 50% को पार कर गया, लेकिन मर्ज नहीं हुआ। क्यों मर्ज नहीं हुआ? क्योंकि छठे पे कमीशन में इसका कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था, ऐसा सरकार की दलील थी। जी हां दोस्तों, सरकार से संसद में पूछा गया था सवाल, और यह सवाल पूछा गया था यूपीए गवर्नमेंट के समय में। जी हां, अब मैं बात कर रहा हूं यूपीए 2 की। जी हां, फरवरी 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी नहीं थी, तब जब सवाल किया गया था कि क्या सरकार 50% को मर्ज करेगी, तब सरकार से जो जवाब आया था ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं लोकसभा में 7 फरवरी 2014 को यह सवाल पूछा गया था कि क्या भारत सरकार 50% डीएडीआर को मर्ज करेगी। तो इस सवाल का जवाब क्या दिया गया था भारत सरकार की तरफ से? नीचे आप जवाब देख पा रहे हैं। अब इस जवाब को मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट नीचे वाला डी वाला जो पॉइंट है, द 6th सेंट्रल पे कमीशन डिड नॉट रिकमेंड मर्ज ऑफ डीए विथ बेसिक पे एट एनी स्टेज। दिस हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड रिजोल्यूशन डेटेड 29 अगस्त 2008। यानी कि दोस्तों इससे क्लियर हो जाता है कि सरकार का यह मानना है कि छठा पे कमीशन ने क्योंकि रिकमेंड नहीं किया, इस वजह से हमने डीएडीआर को मर्ज नहीं किया। यह 2014 में सरकार ने जवाब दिया था। अब अगला पॉइंट में समझते हैं कि 7वां पे कमीशन में क्या रिकमेंडेशन है, क्योंकि 5वें पे कमीशन का रिकमेंडेशन के बेस पर 2004 में मर्ज हो गया। छठा पे कमीशन में रिकमेंडेशन नहीं था, जिस वजह से मर्ज नहीं हुआ। अब बारी आती है 7वें पे कमीशन में क्या रिकमेंडेशन है। जी हां, चलिए उसी को समझते हैं। 5th सीपीसी ने डीएडीआर मर्ज करवाया, 6th सीपीसी ने मना कर दिया। अब बारी है 7th सीपीसी की। 50% डीए मर्ज को लेकर के क्या थे 7th सीपीसी में रिकमेंडेशंस। जी हां, चलिए मैं आपको 5वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन एक तरफ और 7वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन एक तरफ दिखा करके आपको समझाता हूं कि आखिर 7वें पे कमीशन के बेस पर, रिकमेंडेशन के बेस पर मर्ज होने के चांसेस कितने हैं उसको देखते हैं। अब यहां पर आप 5वां पे कमीशन और 7वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन देख रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया किस रिकमेंडेशन के बेस में 5वां पे कमीशन के बाद छठा पे कमीशन लागू होने से पहले डीए 50% मर्ज हो गया था। ये देखिए,
लेकिन अब सातवें पे कमीशन में, छठा पे कमीशन में तो कोई रिकमेंडेशन था नहीं, जो सरकार ने संसद में भी जवाब दे दिया, जिस वजह से डीएडीआर मर्ज नहीं हुआ। लेकिन अब सातवें पे कमीशन में जो रिकमेंडेशन है वो देखिए। हालांकि सातवें के पे कमीशन में सीधा सीधा ये नहीं बोला गया है कि हर 50% में मर्ज करना जरूरी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात बोली गई है जो महंगाई के आंकड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए, इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट the matrix may be reviewed periodically without waiting for the long period of 10 years। यानी कि जो पेंशन बढ़ोतरी का जो या पेमेंट बढ़ोतरी का जो फॉर्मूला है उसके लिए 10 साल तक इंतजार किए बगैर ही बीच में ही जो है रिव्यू किया जाए। और किस बेस पर रिव्यू किया जाए? इट कैन बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्रोइड फॉर्मूला। एक्रोइड फॉर्मूला भी दोस्तों वही होता है, महंगाई के जो है आंकड़े हैं उसी के आधार पर होता है। उसमें लिखा हुआ है which takes into consideration the changes prices of the commodities that constitute a common man's basket, which is the labor bureau at Shimla reviews periodically. It is suggested that this should be made the basis for revision of that matrix periodically without waiting for another pay commission। जिस तरीके से पांचवें पे कमीशन ने क्लियरली बोला था कि 50% को मर्ज किया जाए, वहां पर क्लियरली लाइनें लिखी हुई थी, लेकिन सातवें पे कमीशन में उस तरीके से नहीं लिखा गया है। लेकिन यह जरूर लिखा गया है कि 10 साल का इंतजार ना किया जाए और महंगाई के आंकड़ों के बेस पर ही जो है पे पेंशन के मैट्रिक्स को फिक्स किया जाए। यह भी बड़ा रिकमेंडेशन है। अब सरकार अगर चाहे, जिस तरीके से 2004 में मर्ज किया गया, 2004 में बकायदा ऑर्डर निकाल करके आप सबने देखा, तो उसी तरीके से सरकार अगर चाहे तो पे कमीशन से पहले पहले डीएडीआर को 50% से ऊपर होने की वजह से 50% को मर्ज कर सकती है। दोस्तों हमारी सरकार से अपील है कि 50% से ऊपर जो डीएडीआर हो गया है उसको कंटिन्यू रख के 50% को बेसिक पर मर्ज करे सरकार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।